नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लखीमपुर तशद्दुद मामले के अहम मुलजिम और मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मोनू अब 3 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेंगे। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं पुलिस ने एक लाइसेंसी राइफल और पिस्टल को जब्त किया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। ये दोनों असलहे आशीष मिश्रा के नाम हैं। एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। 9 अक्टूबर की देर रात आशीष को गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की अदालती तहवील में जेल भेजा गया था। इस दौरान ही पुलिस ने आशीष से पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी के सेशंस कोर्ट में 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी डाली थी। इसी दौरान खबर है कि लखीमपुर तशद्दुद मामले में SIT के हाथ एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। पुलिस ने मकाम वाक़या के पास से 2 दुकानों के DVR जब्त किए हैं। ज़राए के मुताबिक जिस वक्त तिकुनिया में तशद्दुद हुआ उस वक्त आशीष मिश्रा उसी मकाम पर मौजूद था। उस वक्त उसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। SIT को मिले CCTV में वो दिख भी रहा है। पुलिस ने इसी फुटेज की बुनियाद पर आशीष को गिरफ्तार किया है। जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था उसमें मुलजिम आशीष की तरह सफ़ेद शर्ट पहने हुए एक शख्स बैठा दिख रहा है। हालांकि तशद्दुद के बाद दावा किया गया कि जीप ड्राइवर हरिओम चला रहा था और उसने सफ़ेद रंग का शर्ट पहन रखा था। उसकी किसानों ने पीट कर उसका कत्ल कर दिया था, लेकिन ड्राइवर हरिओम की लाश पीले रंग की धारीदार शर्ट में बरामद हुई थी। पुलिस ने एक लाइसेंसी राइफल और पिस्टल को भी जब्त किया था, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। ये दोनों असलहे आशीष मिश्रा के नाम है। एक मोबाइल भी जब्त किया गया। आज यानी पीर के रोज़ आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी पर सुनवाई हुई। कोर्ट में पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी, जबकि कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी को मंजूर किया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अगले 2 दिन और जेल में ही रहना होगा। मुंबई सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत पिटीशन पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करने का हुक्म दिया है। आर्यन के वकील सतीश मनी शिंदे ने स्पेशल NDPS कोर्ट में हफ्ते के रोज़ एप्लीकेशन दायर की थी। आर्यन की पैरवी करने के लिए हिट एंड रन केस में सलमान खान का पहलू रखने वाले वकील अमित देसाई आर्यन की पैरवी करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में देसाई ने कहा कि इस केस में आर्यन अकेले शख्स हैं जिनके पास कोई रिकवरी नहीं हुई। देसाई की इस दलील के बाद NCB ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। NCB के वकील SPP चिमेलकर ने कहा कि आमतौर पर NCB को जवाब दाखिल करने में 1 हफ्ते का वक्त लगता है। देसाई ने जो पॉइंट्स रखे हैं वो सही नहीं है। हम जांच के कागजात भी रिकॉर्ड में रखेंगे। हमें कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त चाहिए। आर्यन के वकील देसाई ने दलील दी कि जुमे के रोज़ जमानत अर्जी दाखिल होने के बाद NCB के पास जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त था। इस दौरान वो लगातार गिरफ्तारियां कर रहे थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है। इस पर NCB के दूसरे वकील SPP सेठना ने कहा कि हमें जमानत की एप्लीकेशन कल ही मिली थी। इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है, इसलिए हमने जो 2 दिन का वक्त मांगा है उसे वो मुनासिब है। इस पर आर्यन के दूसरे वकील मनीष ने कहा कि ये नॉर्मल केस नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई चारशंबे के रोज़ यानी 13 अक्टूबर को दोपहर 2:45 बजे करने का हुक्म दिया। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी पीर के रोज़ लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 30 और डीजल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104 रुपये 44 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर पहुंच गए हैं। इसी तरह मुल्क के अलग अलग शहरों में हैदराबाद समेत पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। इस महीने 11 दिन में पेट्रोल डीजल 10 बार महंगे हो चुके हैं। इससे पहले पेट्रोल 2 रुपये 80 पैसे और डीजल 3 रुपये 30 पैसे तक महंगा हो चुका है। IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि कच्चे तेल की मांग बढ़ने की वजह से इसके दाम $80 के पार निकल गए हैं और ये आने वाले दिनों में $90 तक जा सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं। पंजाब में बिजली बहरान गहराता जा रहा है। कोयले की कमी से बिजली पावर प्रोडक्शन गिरकर आधे से भी कम हो गया है। रियासत में 6वां थर्मल प्लांट यूनिट बंद करना पड़ रहा है। इतवार के रोज़ गोविंदवाल साहिब की एक यूनिट बंद करनी पड़ी। हालांकि पहले बंद हुए 5 यूनिट्स में से एक को बाद में चला दिया गया। इस वक्त प्राइवेट थर्मल प्लांट्स के पास 36 घंटे का कोयला बचा है। वहीं सरकारी थर्मल प्लांटों के लिए इतवार के रोज़ 11 रैक कोयला पहुंचाया है, जिसे
प्लांट तक जाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। जो प्लांट चल रहे हैं उनमें भी कैपेसिटी से आधी बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। इन हालातों में साफ है कि पंजाब के लोगों को अभी भी 15 अक्टूबर तक 4 से 6 घंटे के बिजली कटौती झेलनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ के सरंगकोट इलाके में पीर के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान छिड़ने वाले एक तसादुम में एक अफसर समेत 5 फौजी जवान शहीद हो गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सरंगकोट के छामरर जंगलात में गोलाबारी के तबादले के बाद अब जिले राजौरी के भांगाई नामी गांव में तरफेन के दरमियान झड़प शुरू हुई है। सरकारी जराये ने बताया कि पुंछ के सरंगकोट इलाके में पीर की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान छिड़ने वाले तसादुम आराई के दौरान एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 दीगर फौजी जवान जाँ बहक हुए। उन्होंने महलूक फौजियों की शिनाख्त नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, सिपाही मनदीप सिंह, गुजन सिंह और सिराज सिंह, साकिनाने पंजाब और सिपाही वैसाख एच साकिन केरला के तौर पर की है। कबल अज़ीज़ सरकारी जराये ने बताया कि जंगजुओं के छुपने की मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर की सुबह सरंगकोट के डेरा की गली इलाके के मुतसिल देहात को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फौजी कमांडर्स के लेवल पर इतवार के रोज हुई 13वें दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। हिंदुस्तानी फौज ने कहा कि हमने LAC से लगे इलाकों और दूसरे मुतनाज़ा हिस्सों को लेकर कई तजावीज़ दिए, लेकिन चीनी फौज इस पर सहमत नहीं हुई। इस वजह से 13वें दौर की बातचीत बिना किसी नतीजे के ही ख़त्म हो गई। फौज ने कहा कि इजलास के दौरान दोनों पहलुओं के बीच बातचीत नॉर्दर्न लद्दाख में LAC पर बने टेंशन को ख़त्म करने पर मरकूज़ रही। LAC के साथ ही लंबे वक्त से कई दीगर मुद्दों के जैसे जिसमें दौलत बेग, ओल्डी और डेमचोक इलाके, इन इलाकों पर भी बातचीत हुई। फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हिंदुस्तानी साइड ने बताया कि LAC पर तनाज़े की हालत चीन की वजह से बनी है। चीनी लगातार हालात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अडानी के सभी पोर्ट्स पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आए सामान पर बैन लगा दिया गया है। अडानी पोर्ट ने कहा कि वो इन मुल्कों से आने वाले कार्गो को हैंडल नहीं करेगा। ये फैसला 15 नवंबर से लागू होगा। मुल्क के कार्गो हैंडलिंग में अडानी ग्रुप का 25% का बाजार का हिस्सा है। कंपनी 13 पोर्ट्स पर अपना ऑपरेशन चलाती है। दरअसल गुजरात के अडानी पोर्ट पर ही हाल ही में बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़ी गई थी। इस वजह से अडानी के साथ साथ सरकार की भी जमकर तनकीद हुई। तमाम सारी सियासी पार्टियों ने इसे मुद्दा बना लिया था। अडानी ग्रुप ने पीर के रोज एक स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा कि अडानी पोर्ट SEZ पर एक्जिम कंटेनर को हैंडल नहीं किया जाएगा। ये कानून 3 मुल्कों पर लागू होगा। ग्रुप ने कहा कि 15 नवंबर से इसे लागू किया जाएगा। ग्रुप ने कहा कि ये एडवाइजरी इसके सभी टर्मिनल्स पर लागू होगी। यही नहीं, किसी तीसरी पार्टी के जरिए भी इस तरह के कार्गो को हैंडल नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि 21वीं सदी में खला यानी स्पेस दुनिया को मुत्तहिद करने में एक अहम किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जिसके पास खला के सिलसिले में मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। मोदी ने यह बात आज हिंदुस्तानी स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करते हुए कही। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के पास खलाई टेक्नोलॉजी, खलाई सैटेलाइट, मसनूई सैयारे, खला में ले जाने वाली गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फैसले करने वाली हुकूमत की वजह से हिंदुस्तान में खलाई शोबे और खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम असलाहत हो रही हैं। साथियों, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। साथियों, आप इस बात को भी मानेंगे कि पहले स्पेस सेक्टर का मतलब ही होता था सरकार, लेकिन हमने पहले इस माइंडसेट को बदला
और फिर स्पेस सेक्टर में इनोवेशन किए। सरकार, स्टार्टअप एक दूसरे से सहयोग और स्पेस का मंत्र दिया। ये नई सोच, नया मंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है। ये समय एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का है और ये मुमकिन तब होगा जब सरकार हैंडलर की नहीं, एनेबलर की भूमिका निभाएगी। इसलिए आज डिफेंस से लेकर स्पेस सेक्टर तक सरकार अपने एक्सपर्टाइज को साझा कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के लिए लॉन्च पैड उपलब्ध करवा रही है। आज इसरो की फैसिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर किया जाए। हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उन्हें इक्विपमेंट खरीदने के लिए समय और ऊर्जा न खर्च करने पड़े, इसलिए सरकार। कांग्रेस ने लखीमपुर के वाकये के खिलाफ एहतजाज में और इस वाकये के लिए मुबैना तौर पर जिम्मेदार मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग पर आज पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने बैठकर मौन व्रत रखा। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी के वाकये के लिए मुबैना तौर पर कसूरवार मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की और कहा कि कांग्रेस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन मौजूद रहे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लखीमपुर खीरी वाकये के बाद मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को बर्खास्त न किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि उस वजीर को बर्खास्त न करके बीजेपी इंसाफ के अमल में रखना डाल रही है। उन्होंने मजीद लिखा कि मरकजी हुकूमत ना तो किसानों की परवाह करती है, ना ही कत्ल के शिकार बीजेपी कारकुनों की। महाराष्ट्र के हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम पार्टियों की जानिब से आज लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले पर महाराष्ट्र बंद करने की कॉल दी गई थी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना इस बंद में शामिल हुए। वाज़ेह है कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए तशद्दुद में 4 किसानों की मौत हो गई थी। हुक्मरान इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी ने लोगों से अपील की थी कि वो बंद में शामिल हों। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि शिवसेना पूरी ताकत के साथ इस बंद में हिस्सा लेगी। इस बंद का असर भी काफ़ी देखा गया। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के कारकुन जगह जगह मुख्तलिफ सड़कों पर नजर आए। उन्होंने बहुत सी जगह पे ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई, गाड़ियों को अलग अलग जगह पे रोका गया और महाराष्ट्र में बंद का काफ़ी ज़्यादा असर देखा गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बैंकों को लूटने वाले इख्तिसादी भगोड़ों को बैरून मुल्क जाने के लिए मौके फराहम कर रही है और फिर बैरून मुल्क में चल रहे उनके कारोबार को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। कांग्रेस तर्जुमान गौरव वल्लभ ने पीर को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से अब तक मेहुल चौकसी, नीरव मोदी
और विजय माल्या जैसे कई भगोड़ों ने मुल्क के बैंकों को धोखा दिया है। हुकूमत के नाक के नीचे से बैरून मुल्क फरार हो गए और उन्हें उनके जुर्म की सज़ा देना मुश्किल हो गया। उन्होंने बताया कि ऐसे मुजरिमों की फेहरिस्त बहुत तवील है और मुसलसिल बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत खामोश बैठी हुई है। नहीं होती, वापस लाने के नाम पे वो कहते हैं वहां पे इंटरपोल के नोटिसेस वो खारिज करवा देते हैं। सरकार उस पे चुप्पी साधे रहती है और वहां से वो सेवाएं और वस्तुएं भेजते हैं जो भारत सरकार खरीदती है। और ये सब कुछ हो रहा है जब भारत सरकार ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। They were termed as fugitive economic offenders by Government of India, and the same Government of India is purchasing goods and services from fugitives, and I will give you all evidences for that. साथियों, पिछले 7 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा लो, देश के लोगों का पैसा लो, सरकारी संरक्षण में फ्लाइट पकड़ के विदेशी धरती पे जाओ, वहां से बीच पे रेस्ट करते हुए आराम फरमाते हुए फोटोएं देश को भेजो, और अब एक कदम आगे और हो गया है कि वहां से वस्तुएं और सेवाएं देश को बेचो और देश की सरकार उन भगोड़ों से खरीद रही है। ड्यू बैंक्स रन अवे विथ पब्लिक मनी, रिलैक्स एट वेरियस फॉरेन लोकेशंस, एंड नाउ वन थिंग इज एडेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दीज फ्यूजिटिव्स। देश का मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति किस तरह से अपनी दिनचर्या चला रहा है, किस तरह से रोज अखबार खोलता है तो 3 चीजों को ढूंढता है कि आज पेट्रोल के दाम कितने बढ़े, आज डीजल के दाम कितने बढ़े, और अगर महीने की शुरुआत है तो इस महीने का रसोई गैस का मेरा तिलक कितने का लगा। उसी समय 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का चूना लगा के देश की बैंकों को संदेशरा, और 4 लोग हैं, मैं उनका नाम बताता हूं आपको। नितिन संदेशरा, चेतन रोक नहीं होती, वापस लाने के नाम पे वो कहते हैं वहां। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने तब्दीली मजहब को लेकर एक मरतबा फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें यानी हिंदू अपने बच्चों को अपने मजहब और इबादत के तई एहतराम करना सिखाएं, जिससे वो दूसरे मजाहिब की तरफ ना जाएं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे मफादात और शादियों के लिए मजहब तब्दील हो जाते हैं। भागवत देहरादून में हिंदू जागे तो आलम जागे के मौजू पर हो रही एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मोहन भागवत ने इस बात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हम ही तैयार करते हैं और हमें उनको मजहबी अक़दार घर में ही देने होंगे। उन्होंने कहा कि हमें मज़हब के तई फ़ख्र महसूस करना चाहिए और बच्चों को तैयार करना चाहिए। सरसंघ चालक ने कहा कि अगर हम अपनी समाजी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं तो हिंदुस्तान आलमी क़ायद बन सकता है और इसके लिए हमें अपनी रिवायात पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तहज़ीब को पूरी दुनिया पसंद कर रही है और इस पर अमल कर रही है। बरतानिया की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मार्गरेट थैचर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर उन्होंने कहा था कि अपने वालिदैन की कैसी खिदमत करनी चाहिए, ये तहज़ीब हमें हिंदुस्तान से सीखनी चाहिए। वाज़ेह है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में आइंदा साल इंतखाबात होने हैं और बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर अवाम में नाराज़गी बढ़ रही है। ऐसे में आरएसएस और बीजेपी के पास मजहबी जज्बात ही सबसे बड़ा हथियार हैं और तब्दीली मज़हब एक बड़ा मुद्दा है। तब्दीली मज़हब को लेकर उत्तर प्रदेश में कई मुस्लिम मजहबी रहनुमा पुलिस की हिरासत में है। ऐसे वक्त में तब्दीली मज़हब पर दिए गए मोहन भागवत के बयान को भी इंतखाबात की रोशनी में ही देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी यूथ ब्रांच के ज़िला सदर अभिषेक चौबे और उनके लोगों को मुरादाबाद के एक मकामी पुलिस थाने में घुसते और ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाया गया है। इस मामले में बीजेपी कायदीन और उनके हामियों पर फसाद बर्पा करने का मामला दर्ज किया गया। वीडियो में लोगों को स्टेशन हाउस ऑफिसर को ये कहते और धमकाते हुए सुना जा सकता है कि अब हम आपको दिखाएंगे कि एफआईआर से नाम नहीं हटाए जाने पर कैसी गड़बड़ी होती है। ये लोग थाने के अंदर कागजात फेंकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक ज़िला सदर और उनके हामियों पर पहले दुर्गा पूजा प्रोग्राम में बदनामी पैदा करने के लिए आईपीसी की दफ़ा 107
16 व 107 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक चौबे और उनके हामियों पर हफ्ते को मझोला पुलिस थाने के तहत एक जगह पर दुर्गा पूजा प्रोग्राम मुनाकिद करने को लेकर मुबैना तौर से तनाज़ा होने के बाद बदआमनी पैदा करने का मामला दर्ज किया गया था। इस वाक़े के बाद पुलिस ने दोनों फरीकैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चौबे हालांकि अपने साथियों के साथ थाने में घुस गए और मुबैना तौर पर अंदर पुलिस एहलकारों के साथ बदसलूकी की। उन्होंने और उनके लोगों ने मझोला थाने के SHO जीत सिंह को भी धमकी दी और मुतालबा किया कि वह FIR से फौरन उनका नाम वापस ले लें। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,25,811 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी दौरान 5,033 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 23,87,68,333 हो गई है। वहीं अब तक इस मोजी वायरस से 48,69,770 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,79,54,240 लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटों में 18,132 कोरोना के केसेस मिले और 193 अफराद की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 21,563 मुतासरीन रिकवर हुए। अब तक 3,32,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 2,27,000 एक्टिव केसेस हैं और अब तक 4,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं केरल में कोविड इन्फेक्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ इतवार के रोज़ 10,691 नए मुतासरीन मिले और 85 की जान गई। मालूम हो कि पूरे मुल्क में अब तक 95,19,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दुनिया भर में अभी भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां, कई ऐसे इलाके हैं जहां पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। ऐसी जगहों के लिए साइंटिस्टों ने एक ख़ास तरह का हाइड्रोजेल टैबलेट तैयार किया है। ये टैबलेट नदियों तालाबों के पानी को 1 घंटे में पीने के लायक बना देगा वहाँ के पानी को। इस टैबलेट का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है। साइंटिस्टों का दावा है कि ये टैबलेट पानी को 99.9% तक बैक्टीरिया फ्री बना देता है। टैबलेट तैयार करने वाली अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का कहना है कि आमतौर पर पानी को बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए उबाल कर पिया जाता है। इसमें वक्त और एनर्जी दोनों लगती है, लेकिन नई हाइड्रोजेल टैबलेट से पानी को पीने के लायक बनाना आसान होगा। साइंटिस्टों का दावा है कि नदी या तालाब के पानी से भरे कंटेनर में इस हाइड्रोजेल टैबलेट को डालना होगा। टैबलेट डालने के 1 घंटे के बाद पानी 99.99% तक बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। 1 घंटे बाद इस टैबलेट को पानी से निकाल सकते हैं। पानी में किसी तरह का केमिकल मौजूद नहीं रहेगा। रिसर्चर्स का कहना है कि पानी में पहुंचने के बाद ये टैबलेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट करती है, जो कार्बन पार्टिकल्स के साथ मिलकर बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। रिसर्च में दावा किया गया कि इससे पानी में कोई भी ऐसा केमिकल या बैक्टीरिया या बाई प्रोडक्ट नहीं बनता जो इंसान को नुकसान पहुंचाए। ये पानी बिना किसी डर के पिया जा सकता है। साइंटिस्टों का कहना है कि हाइड्रोजेल प्यूरीफायर यानी पानी साफ करने की दूसरी तकनीक को भी बेहतर बनाने का काम करेगा। जैसे सोलार डिस्टिलेशन से पानी साफ करने के लिए सूरज की गर्मी पर मुनहसर होना पड़ता है। गर्मी से जो पानी इकट्ठा किया जाता है, इसमें कई बैक्टीरिया पहुंचते हैं और कुछ और बीमारियां होने का ख़तरा होता है। नई हाइड्रोजेल टेक्निक से इस पानी को कंप्लीटली जर्म फ्री बनाया जा सकता है। एक और दिलचस्प खबर, इसराइल ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो दीवार के पीछे छुपे दुश्मन का पता लगा लेगा। इस डिवाइस को पहली बार अगले हफ्ते पेरिस में होने वाली मिलिट्री एक्सपो में रखा जाएगा। इस डिवाइस का नाम जेवर LR40 रखा गया है। ये 50 मीटर लगभग 164 फीट दूर से दीवार के पीछे छुपे लोगों का पता लगा सकता है। XLR40 वज़न में भी हल्का है, जो रियल टाइम में दीवार के पीछे छुपे दुश्मन की मौजूदगी और उनकी तादाद के बारे में सटीक जानकारी देगा। इस टेक्नोलॉजी को SK ग्रुप के
कैमरोटेक ने डेवलप किया है। ये टेक्नोलॉजी आपके दिल की धड़कन पर मुनहसिर UWB यानी अल्ट्रा वाइड बैंड को ट्रैक करके दीवार के पीछे छुपे दुश्मन की पहचान कर लेती है। अल्ट्रा वाइड बैंड रेडियो टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम एनर्जी में भी स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकती है। XLR40 की मदद से फौजी 50 मीटर दूर से ही दीवार के पीछे छुपे दुश्मन के बारे में पता लगा लेंगे। खासतौर से ये टेक्नोलॉजी सीक्रेट ऑपरेशंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आएगी। साल में 2 बार होने वाला होमलैंड सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्सपो पेरिस में 19 से 22 अक्टूबर के बीच होगा। इस एक्सपो में कंपनी अपना नया सिस्टम पेश करेगी। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि वादी में 12 अक्टूबर तक मौसम ख़राब रह सकता है, ताहम इसके बाद मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। उनका कहना था कि श्रीनगर में जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 8.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वादिया कश्मीर में सीज़न की पहली बर्फबारी होने के साथ ही शुमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपुरा की गुरेज वादी का अपना ज़िला हेडक्वार्टर के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि वादी गुरेज के दसन इलाका जो ऊंचाई पर वाक़ है उसमें इतवार की शब बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। उन्होंने बताया कि राजदान टॉप और दीगर मलका इलाकों में होने वाली बर्फबारी के बाद पीर की सुबह बांडीपुरा गुरेज रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद हो गई। यमन के अदन शहर में बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग जख्मी हो गए। इतवार के रोज़ ये धमाका हुकूमत के 2 सीनियर ओहदेदारों को निशाना बनाकर किया गया, जिनकी जान बच गई। यमन के वज़ीर मुअम्मर अल इरियानी ने बताया कि धमाका तवाई झील में वज़ीर ज़राअत सलीम अल सोक्तराई और अदन के गवर्नर अहमद लमसास को निशाना बनाकर किया गया। वज़ीर आज़म मईन अब्दुल मलिक सईद ने धमाके को दहशतगर्द हमला बताया और इसकी जांच का हुक्म दिया। अभी तक किसी भी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने शहरियों को इंतबाह दिया है कि वो होटलों में जाने से बचें। 8 अक्टूबर को अफगानिस्तान की मस्जिद में हुए दहशतगर्द हमले में 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। इसकी जिम्मेदारी आईसिस ने ली थी। इसके बाद अब वहाँ के होटलों को निशाना बनाए जाने का अंदेशा है। अमरीकी वजारत ख़ारजा ने कहा कि जो भी शहरी सेरेना होटल में या उसके आसपास रुके हुए हैं वो फौरी वहां से निकल जाएं। यहां पर सिक्योरिटी को लेकर खतरा हो सकता है। ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने भी कहा कि अफगानिस्तान में हमलों के खतरे को देखते हुए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो होटलों में ना रुकें। तालिबान हुक्मरानों को सियासी तौर पर तस्लीम किए बगैर अमरीकी माशी तबाही के दहाने पर मौजूद इंतहाई गुर्बत के शिकार अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद फराहम करने पर रजामंद हो गया। डॉन में शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यह बयान अगस्त के अख्ताम पर अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद माजी के दुश्मनों के दरमियान हुए पहले बराह रास्त मुज़ाकरात के आखिर में सामने आया। तालिबान ने कहा कि ख़तर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले मुज़ाकरात अच्छे रहे, जबकि वाशिंगटन तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने से मुंसलिक ना करते हुए अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद जारी करने पर रजामंद हो गया। अमेरिका ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात किसी भी तरह तालिबान को तस्लीम करने की पेशकश नहीं थे, जिन्होंने 15 अगस्त को अमरीकी इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे के बाद इख्तिदार संभाल लिया। अमेरिका के सबसे बड़े जजीरे हवाई के जुनूब में पीर के रोज़ अलियुस सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रिचर्ड स्केल पर 6.2 थी। ज़लज़ले के झटके हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 3:30 बजे महसूस किए गए। इसका मरकज़ सतह ज़मीन से 35 किलोमीटर नीचे जजीरे हवाई के जुनूबी सिरे से तकरीबन 17 मील के करीब था। इस ज़लज़ले की वजह से किसी की जान जाने या किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।